Hello everyone, this is CS Vikram Sirohi and welcome to Affordable Classes. सेटिंग अप ऑफ बिजनेस क्लास के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था और जिसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ अपना कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास के अंदर हमारा जो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस हमने अभी तक अगर मैं बात करूँ इसके अंदर हमने बात की थी HUF की, इसके अंदर हमने बात की थी पार्टनरशिप फर्म। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों में अगर मैं बताऊं सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, लिखो अंडर दी सोल प्रोप्राइटरशिप is a form of business organization which is suitable for small scale industry. ये कहना चाह रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सुटेबल है किसके लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। दूसरा, it is managed controlled and owned by the single member. It is managed, controlled and owned by the single member, single person, single member या single person. For all the debt of the sole proprietorship, only owner is liable. क्या होता है, जितना भी क्या होता है डेट होता है उस सारे डेट के लिए क्या कौन लाइबल होता है, ओनर। क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या होता है लाइबल होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप is not a separate legal entity, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। तो all the assets and liability of the sole proprietorship belongs to single person. सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है विच इज सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए। दूसरा, इट इज मैनेज कंट्रोल ओन बाय द सिंगल पर्सन। फॉर ऑल द डेट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप ओनली दैट पर्सन इज लायबल। सोल प्रोप्राइटरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप बिलोंग टू अ सिंगल पर्सन। तो इसको क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। समझ आ गया बच्चों, तो ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप की समझ आ गई आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं।
आगे बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। मेरिट्स क्या होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप? व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? पहला मेरिट्स है इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन, एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ही इजी है। एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को स्टार्ट करना क्या है, बहुत ही इजी है। A sole proprietorship business is easy to form where no legal formality involved। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाने के लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती। आपको सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे कंपनी को बनाने के लिए आपको प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ता है, एलएलपी को बनाने के लिए आपको प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ता है, बट क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाने के लिए आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती। समझ आ गई? इट इज सिंपली रिक्वायर्ड, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आप कर रहे हो तो छोटा मोटा आपको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जैसे शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है छोटा मोटा। बाकी आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली अपना बिजनेस स्टार्ट करके आप चल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। समझ आ गई? तो क्या है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाना क्या है, इजी है। एक सोल प्रोप्राइटरशिप को इनकॉर्पोरेट करना क्या है, इजी है। इट इज वेरी इजी। उसके बाद स्विफ्ट डिसीजन। स्विफ्ट डिसीजन का मीनिंग है क्विक डिसीजन। स्विफ्ट डिसीजन का मीनिंग क्या है, क्विक डिसीजन। क्विक, भाई सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या है, डिसीजन जो है आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि एक ही पर्सन जो है पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, तो अपने बिजनेस को लेके वो क्या कर सकता है, आराम से क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। स्विफ्ट डिसीजन इन सोल प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑल द डिसीजन रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑपरेशन आर टेकन बाय वन पर्सन। स्विफ्ट का मीनिंग यहाँ पे क्या है, स्विफ्ट का मीनिंग यहाँ पे क्विक डिसीजन से है। क्विक डिसीजन, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या है, एक पर्सन जो है आराम से डिसीजन ले सकता है। ऑल द डिसीजन रिलेटिंग टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर टेकन बाय वन पर्सन which make functioning of business simple and easy. The sole proprietorship can also bring about changes in the size and nature of the activity. This give better control to the business। मतलब इसमें क्या होता है, इजी फॉर्मेशन है सबसे पहले, दूसरा क्विक डिसीजन है, तीसरा सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट। मतलब ये कहना चाह रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का जो भी बिजनेस होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का जो भी बिजनेस होता है वो कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, ओनली बाय सिंगल पर्सन। उसको कौन कंट्रोल करता है, ओनली बाय सिंगल पर्सन, उसको सिंगल पर्सन कंट्रोल करता है। तो जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी उसको प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट के लिए वो, उस प्रॉफिट को वो क्या करता है, सिंगल उसका क्या होता है, बेनिफिशियरी होता है। देयर इज अ डायरेक्ट बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड, दिस मोटिवेट हिम टू वर्क हार्ड एंड बियर द रिस्क ऑफ द बिजनेस। वो क्या कर सकता है कि भाई अगर वो खुद मैनेज करता है तो जितना भी प्रॉफिट होएगा वो खुद ही उसका होके आकर चलेगा। बेनिफिट ऑफ स्मॉल स्केल ऑपरेशन, द सोल प्रोप्राइटरशिप जनरली ऑर्गेनाइज फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस। मतलब जो सोल प्रोप्राइटरशिप है किसके लिए सुटेबल है, इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल scale business। It is suitable for small scale business. This help the proprietor his family member to be employed in business. At the same time, such a business is also entitled to create concession from the government. Example, small industry organization can get electricity water supply at concessional rate on a priority basis. Inexpensive management. The sole proprietorship does not appoint any specialist for various functions। मतलब एक ही पर्सन जब क्या होता है, अलग एक ही पर्सन सारे के सारे काम देखता है, तो उसमें क्या होता है,
मैनेजमेंट जो होती है इनएक्सपेंसिव होती है। आपको कोई मैन पावर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं होती, प्रोफेशनल अपॉइंट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सारा जो सुपरवाइज करने की पावर होती है वो सारी एक ही पर्सन करके यहाँ पर चलता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, भाई a sole proprietorship can keep all business related information to themselves as business is only decision maker. The law does not bind them to make account of sole proprietorship public. तो ये कहना चाह रहा है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वो अपने बिजनेस के सीक्रेट्स को आराम से रख सकता है, मेंटेन कर सकता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप को अकाउंट्स की ऑडिटिंग करने की जरूरत नहीं होती, ना ही उसको अपने अकाउंट्स पब्लिक करने होते, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है वो अपनी जितनी भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन है उसको सीक्रेट रख सकता है। लेसर पेपर वर्क, एक सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाने के लिए बिजनेस सेटअप इन्वॉल्व सेपरेट, अमंग दिस वन ऑफ द मोस्ट डीडीड वन इज पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन। किसी भी बिजनेस को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई उसमें कितना पेपर वर्क, कितना डॉक्यूमेंटेशन का काम लगता है। जैसे आप कंपनी बनाते हो तो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा पेपर वर्क तैयार किया जाता है। मोस्ट ऑफ वुड बी बिजनेस ओनर डू नॉट विश टू स्पेंड देयर टाइम इन द लेंथी प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सो फॉर सच इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप इज द बेस्ट ऑप्शन। भाई कई बिजनेसमैन चाहते हैं कि भाई हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम, पेपर वर्क में हम अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहते, तो वो क्या करते हैं, वो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप को बना के यहाँ पर चलते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप फिर उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद क्या है, सिंपल टैक्स कैलकुलेशन। फिर आता है सिंपल टैक्स कैलकुलेशन। सिंपल टैक्स कैलकुलेशन इज one of the benefit of being a sole proprietorship is that the tax are simpler। मतलब क्या होता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, तो जितनी भी इनकम होती है सोल प्रोप्राइटरशिप की वो किस में ऐड कर दी जाती है, विद द इनकम ऑफ सोल प्रोप्राइटर। और यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अलग से टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। जो मालिक होता है वो अपने पर्सनल टैक्स जब वो आईटीआर फाइल करता है उसके साथ ही क्या कर देता है, वो आईटीआर फाइल करते टाइम ही, जब वो आईटीआर फाइल करता है तो आईटीआर के साथ ही बस उसकी इनकम को भी शो करता है, अपने जो खर्चे इनकम है उनको भी शो करके यहाँ पर चलता है। दिस इज कॉल्ड सिंपल टैक्स कैलकुलेशन, लेसर पेपर वर्क एंड सिंपल टैक्स कैलकुलेशन। आगे बढ़ते, आगे बात करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों कि भाई एक सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाने के लिए क्या क्या मेरिट्स होते हैं, फायदे होते हैं। सबसे पहला इजी रजिस्ट्रेशन होता है, क्विक डिसीजन लिए जाते हैं, कम कंप्लायंस होते हैं, इनएक्सपेंसिव मैनेजमेंट होती है, बेनिफिट ऑफ स्मॉल ऑपरेशन मिलते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, लेसर पेपर वर्क होता है, सिंपल टैक्स कैलकुलेशन होते हैं पर चलती है। दिस आर द क्या है, मेरिट्स है। आगे बात करते हैं, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। लोअर बिजनेस फीस, आगे का बेनिफिट क्या है, लोअर बिजनेस फीस। भाई आप क्या करते हो, जैसे हमें बात करते हैं लोअर बिजनेस फीस की, अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर विद टाइट बिजनेस बजट इज नॉट अनकॉमन, सेवरल इंडिविजुअल प्लान देयर वेंचर विद लेस कैपिटल, फॉर सच एंटरप्रेन्योर द सोल प्रोप्राइटरशिप इज द बेस्ट बिजनेस स्ट्रक्चर। Sole proprietorship can help the owner to save on registration. Also, the legal requirement and will involve few costs in a sole proprietorship are minimized. ये कहना चाह रहा है कि कुछ बिजनेस फीस का मतलब क्या होता है कि भाई कई बार जब बिजनेस स्टार्ट कोई पर्सन करता है, ठीक है ना, उसके पास क्या होता है, कम पैसा होता है। अब वो क्या करता है, वो ये चाहता है कि कम पैसे में वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट को सेव कर सके। वो अपनी पैसे को रजिस्ट्रेशन में,
फॉर्म फाइलिंग करने में जो ये पैसा लगता है उसमें वेस्ट नहीं करना चाहता। तो इस चीज़ से बचने के लिए तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप को क्या कर सकता है, बना सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए वो कौन सी चीज़ बना सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप को बना के यहाँ पर चल सकता है। आगे हमारे पास आता है लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या क्या डीमेरिट्स है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। पहला है लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सिर्फ एक ही पर्सन क्या करता है, सारे कामों को सुपरवाइज करता है, देखता है। ए सोल प्रोप्राइटरशिप मे नॉट बी एबल टू मैनेज देयर बिजनेस एफिशिएंटली। इस वजह से क्या हो सकता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप अपना बिजनेस अच्छे से, क्योंकि हर एक बंदा हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक्सपर्ट नहीं हो सकता, उसको हर एक डिपार्टमेंट में क्या करना पड़ेगा, अलग अलग एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए, उस चीज़ के लिए तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ये सबसे बड़ी क्या है, ड्रॉबैक। हो सकता है कि भाई एक ही पर्सन सारे चीज़ अच्छे से ना देख सके, जिसकी वजह से बिजनेस जो है एफिशिएंटली काम ना करे, एफिशिएंटली मैनेज ना हो। ये कहना चाह रहा है कि लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स, ए सोल प्रोप्राइटरशिप मे नॉट बी able to manage the business efficiently, as is not likely to have necessary skills regarding all aspects of the business. This pose difficulty in the growth of the business. दूसरा क्या है, limited resources। एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो होती है ये, इनके पास क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होता है। जैसे इनके पास पैसा कम होता है, पैसा कम होता है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप को अगर और पैसा चाहिए तो बस जो पैसा होता है, सिर्फ इसमें किसका पैसा होता है, इसमें सिर्फ ओनर का पैसा होता है, जो मालिक होता है उसी का पैसा होता है। एक सोल प्रोप्राइटरशिप को बैंक से अगर लोन लेना चाहे तो बैंक से फाइनेंस भी क्या होता है, बहुत मुश्किल में मिलता है। एक सोल प्रोप्राइटरशिप शेयर इशू करके पैसा रेज नहीं कर सकती, कैपिटल रेज नहीं कर सकती, तो ये भी क्या है, ड्रॉबैक है। तीसरा क्या है ड्रॉबैक इसका, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप इज पर्सनली लायबल फॉर दी ऑल बिजनेस ऑब्लिगेशन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई क्योंकि सिंगल पर्सन ही सब कुछ देखता है, क्योंकि सिंगल पर्सन ही सारा काम देखता है, तो वो हर एक डेट के लिए पर्सनली क्या होगा, लायबल होकर यहाँ पर चलेगा। हर एक डेट के लिए वो क्या होगा, पर्सनली लायबल होकर यहाँ पर चलेगा। चौथा पॉइंट क्या है, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। चौथा पॉइंट इसमें क्या है, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये कहना चाह रहा है कि क्योंकि बिजनेस जो है सारे का सारा बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप का कौन देखता है, एक ही पर्सन देखता है। हो सकता है कि कई बार नॉन अवेलेबिलिटी हो पर्सन की, तो बिजनेस भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ओनर की डेथ हो गई तो बिजनेस भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में क्या रहती है, अनसर्टेनिटी रह के यहाँ पर चलती है। सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस जो है इज नॉट अ सर्टेन बिजनेस, वो अनसर्टेन रह के यहाँ पर चलता है। तो ये यहाँ पे क्या है, इसकी काफ़ी सारी ड्रॉबैक है। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। समझ आ गई यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। रिस्क इन लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बाद दूसरा आगे क्या है, सेलिंग द बिजनेस इज अ चैलेंज। जनरली एंटरप्रेन्योर डू नॉट वांट टू कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ सेलिंग देयर बिजनेस, बट as the owner it is practical to contemplate passing the baton. Selling a sole proprietorship business is a challenge. If business is significantly profit, selling it would be triggered high capital gain. Also selling of a sole proprietorship business means selling the debt as well. मतलब ये कहना चाह रहा है कि सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, अगर कोई पर्सन अपने बिजनेस को किसी दूसरे पर्सन को बेचना चाहता है, तो क्या हो सकता है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के अंदर काफ़ी सारे रिस्क भी होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, इसको सेल करना भी काफ़ी चैलेंजिंग होता है, ईजिली इसको सेल नहीं किया जा सकता। उसके बाद क्या है, रिस्क इन डिसीजन मेकिंग। रिस्क इन डिसीजन मेकिंग, वन ऑफ द significant disadvantage of sole proprietorship that several people do not consider is the risk of making wrong decision.
सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक ही पर्सन होता है, जिसकी वजह से वो सारी चीजें अच्छे से नहीं देख सकता और कई बार वो क्या करता है, रॉन्ग डिसीजन भी ले सकता है। As mentioned earlier, final decision of every business function depend upon the owner. In a sole proprietorship business, there is nobody to assist in decision making. इसमें क्या होता है, कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता डिसीजन लेने में। सो द रिस्क ऑफ एरर इन द डिसीजन इज हाई इन द सोल प्रोप्राइटरशिप। नो इकोनॉमिक ऑफ स्केल। Large scale business organization enjoy large scale economic hazard. That means they can produce more in lesser overhead cost per product. ये कहना चाह रहा है कि भाई जो ये सोल प्रोप्राइटरशिप है ये सिर्फ स्मॉल स्केल के लिए है। अब लार्ज स्केल वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, लार्ज स्केल पर बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं अच्छे से, समझ आ गई। बट ये अपॉर्चुनिटी किस में नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर नहीं है। अब आगे बात करते हैं प्रोसीजर क्या है। एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को बनाने का प्रोसीजर क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को बनाने का प्रोसीजर क्या है। हाँ, तो प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। प्रोसीजर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म मैनेज एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसको मैनेज कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है और फॉर्म कौन करता है, सिर्फ एक ही पर्सन करके यहाँ पर चलता है। इसके लिए किसी तरह से कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए किसी तरह से किसी भी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती। नो नीड ऑफ एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सोल प्रोप्राइटरशिप। हाउएवर, आगे क्या कह रहा है यहाँ पर, हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस एंड कीप इन माइंड द नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, registration may be required under following enactment as prevailing in the respective state or center government services। मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि वैसे तो देखो क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप एक छोटे बिजनेसमैन के लिए एक सुटेबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सोल इसको चलाने के लिए किसी भी तरह से आपको एग्रीमेंट या रजिस्टर उसकी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस की जरूरत नहीं होती। बट फिर भी आपको छोटे मोटे रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे। पहला, आपको शॉप एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपको प्रोफेशनल टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एमएसएमई के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। जीएसटी के अंदर आप रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन होते हैं जो आपको करवाने पड़ते हैं किसके अंदर, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर। एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर यू हैव टू रजिस्टर्ड योरसेल्फ इन द वेरियस एक्ट। अब आगे आता है हमारे पास मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। व्हाट इज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984, जिसको अमेंड किया गया 2002 में, ये कहना लगा यहाँ पे कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट, अनलाइक द स्टेट लॉ विच इज रीनेम हैज पैरेलल लेजिस्लेशन टू कोएग्जिस्ट विद द अर्लियर लॉ। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 2002 जो कि पहले 1984 का हुआ करता था, उसने रिप्लेस करके अब कौन सा एक्ट है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है। तो ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। मल्टी स्टेट
कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इसके बारे में बात करते हैं, पढ़ते हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पर्पस क्या है, किस लिए इसको बनाया गया था? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हाँ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका ऑब्जेक्ट और जिसका फंक्शन, जो फंक्शन करती है, कहाँ पे फंक्शन करती है? सेवरल स्टेट के अंदर। जो क्या होता है, वैसे तो सोसाइटी स्टेट सब्जेक्ट है, हर एक स्टेट के अंदर एक सोसाइटी अपने स्टेट के अकॉर्डिंगली सोसाइटी बना सकती है। बट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर क्या कर सकती है, काम कर सकती है। एक से ज़्यादा स्टेट के अंदर क्या कर सकती है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करके यहाँ पर चल सकती है। अब एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर कौन हो सकता है? हु कैन बी द मेंबर ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी? कौन इसका मेंबर होके यहाँ पर चल सकता है, उसकी बात करते हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, और एक इंस्टीट्यूशनल मेंबर भी होके यहाँ पर चल सकता है। कोई भी इंस्टीट्यूशनल मेंबर भी इसका क्या हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल मेंबर। अब एग्जांपल क्या है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जांपल ऑफ क्या है? फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, रियल एस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, डेयरी फार्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड मैनी मोर। ये इसके क्या है, ये इसके एग्जांपल हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर मैं बात करूं, क्या ऑब्जेक्ट होता है? द मेन ऑब्जेक्ट शैल बी सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर इन मोर देन वन स्टेट। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? इट एक्ट, ये काम करती है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है? काम करती है इन मोर देन वन स्टेट। इट इज वर्क इन मोर देन वन स्टेट। मोर देन वन स्टेट के अंदर ये क्या करती है? काम करती है। और क्या होती है? इनके जो बायलॉस होते हैं, बायलॉ, इनके जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, इनके जो क्या होते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट, जो कोड ऑफ कंडक्ट जो एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के होते हैं, वो सोशल इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ देयर मेंबर थ्रू सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल एड इन अकॉर्डेंस विद कोऑपरेशन प्रिंसिपल। जो इनके बायलॉज हैं वो क्या करते हैं? वो प्रोवाइड करते हैं। इनके बायलॉज क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं क्या?
सोशल सोशल इकोनॉमिकल social economic betterment of their member, social economic betterment of their member through self help and mutual aid in accordance with the cooperative principles, otherwise they are ineligible for registration. अदरवाइज क्या होंगे, मतलब क्या होना चाहिए, पहले तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सर्व करना होना चाहिए द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर इन मोर देन वन स्टेट। दूसरा, उसके बायलॉज जो हैं वो बायलॉज किसके लिए होने चाहिए, सोशल इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ देयर मेंबर। और किन के थ्रू, या तो सेल्फ हेल्प के थ्रू, किसके थ्रू होना चाहिए, या तो वो किसके थ्रू होंगे, या तो वो सेल्फ हेल्प के थ्रू होंगे, या फिर आप किसके होंगे, या फिर म्यूचुअल एड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर ये चीज एब्सेंस है तो फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। यू कांट रजिस्टर्ड अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो भाई क्या है एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट इसका क्या होता है, सर्व करना द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर in more than one state। दूसरा, जो इसके कोड ऑफ कंडक्ट होता है, बाय लॉ कहते हैं उसको, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, बाय लॉ के अंदर क्या होना चाहिए, बाय लॉ के अंदर वो प्रोवाइड करे, बाय लॉज क्या प्रोवाइड करें, सोशल एंड इकोनॉमिक betterment to their members, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज जो रजिस्ट्रेशन है इनएलिजिबल हो जाएगा। अदरवाइज जो ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होंगी ये क्या हो जाएंगी, इनएलिजिबल हो जाएंगी फॉर रजिस्ट्रेशन। जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या है, एग्जाम्पल होता है। समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं क्या है। अब इन ऑर्डर टू एंश्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन extensive provision has been enacted. No part of the fund other than net profit shall be distributed among the members. Investment of society fund only in recognized security is permissible. A contribution to political party or loan to non-member or borrowing from external source are prohibited. Annual auditing by recognized auditor is mandatory. तो क्या कहना चाह रहा है ये कि भाई सिर्फ ये कहना चाह रहा है, इसके अंदर क्या बता रहा है ये कि भाई फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर होना चाहिए। जो नेट प्रॉफिट होगा, ओनली नेट प्रॉफिट, ये कहना चाह रहा है ओनली जो नेट प्रॉफिट होगा वही क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, वही क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, मेंबर्स के अंदर, मेंबर्स में वही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट भी अगर सोसाइटी के फंड का किया जाएगा तो सिर्फ रिकॉग्नाइज सिक्योरिटी के अंदर ही किया जाएगा। उसके लिए रिकॉग्नाइज सिक्योरिटी के अंदर ही इसकी सोसाइटी के फंड की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। भाई एक्सटर्नल सोर्स से बोरिंग है, एक नॉन मेंबर से आप कोई भी बोरिंग जो है नहीं ले सकते। एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ अपने मेंबर से पैसे ले सकती है, आउटसाइडर से पैसे नहीं ले सकती, नॉन मेंबर से पैसे नहीं ले सकती। समझ आ गई। और ऑडिट जो है, ऑडिट करवाना भी मैंडेटरी होता है। ऑडिट करवाना भी इसको क्या होता है, मैंडेटरी होता है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऑडिट करवाना भी क्या होता है, मैंडेटरी होता है। समझ आ गई। तो ये होता है क्या, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रोविजन। अब आगे आता है सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट फॉर स्पेशल ऑडिट इफ इट इज ओपिनियन दैट सोसाइटीज अफेयर आर नॉट बीइंग मैनेज इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स और प्रूडेंस कमर्शियल प्रैक्टिस। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिट भाई क्या कर सकती है, ऑर्डर भी दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या दे सकती है, ऑर्डर भी दे सकती है। किस चीज का ऑर्डर दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है फॉर दी स्पेशल ऑडिट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर भी दे सकती है। अगर उसे लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा, क्या लगता है कि भाई जो अफेयर हैं एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो मैनेज्ड नहीं है, ढंग से मैनेज नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑर्डर भी दे सकती है, यहाँ पर चल सकती है। एनी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ विच ऑल द मेंबर्स आर इंडिविजुअल। भाई जो एप्लीकेशन होती है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जिसके अंदर मेंबर जो है सारे के सारे कौन है, इंडिविजुअल हैं, तो वो एप्लीकेशन जो है हर एक स्टेट में से एट लीस्ट 50% जो है साइन किएंगे, कम से कम 50% साइन किए। इन केस ऑफ सोसाइटी ऑफ विच मेंबर आर कोऑपरेटिव सोसाइटी, भाई जिस सोसाइटी के अगर मेंबर क्या है, कौन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इट शुड बी साइन बाय ड्यूली ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एट लीस्ट 5 सच सोसाइटी रजिस्टर इन द डिफरेंट स्टेट। पहला कहना चाह रहा है यहाँ पर, पहले हम बात करते हैं किसकी, अगर आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हो, एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चों आपने एप्लीकेशन लगाई। अब दो तरीके हैं एप्लीकेशन। अगर इस एप्लीकेशन लगाते टाइम हमें ये देखा कि जो अगर मेंबर जो है वो कौन है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल्स, तो भाई फिर एप्लीकेशन को हर एक स्टेट के जो मेंबर हैं वो साइन करेंगे, और कम से कम एट लीस्ट 50 मेंबर जो हैं फ्रॉम ईच स्टेट उस एप्लीकेशन को क्या करेंगे, साइन करेंगे। भाई हर एक स्टेट में से 50 मेंबर उस एप्लीकेशन को क्या करेंगे, साइन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके तो दूसरी साइड अगर मेंबर जो है, मेंबर्स जो हैं वो कौन है, मेंबर हैं, अगर मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, अगर मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है तो फिर साइन कौन करेगा, फिर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव
इसको क्या करेंगे, साइन करेंगे। समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बात करते हैं बेनिफिट क्या है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, बात करते हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड लोन एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द पुअर। ये गरीबों को क्या करती है, कम इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड करती है। दिस benefit them as they do not have to go financiers who lend at high rate of interest. Multi-state cooperative society can function pan-India as they can start branches in different district and state. वो क्या कर सकती है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर क्या कर सकती है, बिजनेस, ऑल ओवर इंडिया के अंदर बिजनेस कर सकती है, काम कर सकती है। वो अपनी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग राज्य के अंदर ब्रांचेस ओपन कर सकती है। दे कैन स्टार्ट ब्रांच। मल्टी स्टेट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग एक्सेट्रा इज मिनिमम। ये कहना चाह रहा है कि जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है फॉर्म फाइल करने की, कंप्लायंस करने की, वो क्या है, बहुत ही मिनिमम होती है इसमें, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। और चौथा पॉइंट क्या है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बिलोंग्स टू मेंबर्स who are at the time the owner and the customers of their society. This creates sense of belonging and ownership among the members. भाई ये कहना चाह रहा है कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होती है वो किसकी होती है, मेंबर्स के लिए होती है, उसके मेंबर्स के लिए होती है, मेंबर्स के लिए होती है। मेंबर्स उसके ओनर भी होते हैं, कस्टमर भी होते हैं। मेंबर्स को वो क्या करती है, एक अच्छे इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड करती है, कम इंटरेस्ट रेट में क्या करती है, लोन प्रोवाइड करके ऊपर चलती है। तो ये होता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहला, एन एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर 1 अंडर सब रूल 1 ऑफ द रूल 3 ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल 2002 शुड बी फाइल्ड विद द सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। किसके पास फाइल करेंगे, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी न्यू दिल्ली अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। जो एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन कौन से फॉर्म के अंदर होती है, एप्लीकेशन होती है फॉर्म 1 के अंदर। किसके अंदर होती है, फॉर्म 1 के अंदर होती है। जो फाइल की जाती है, किसको फाइल की जाती है, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी न्यू दिल्ली अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं वो बात करते हैं। पहला डॉक्यूमेंट क्या है, सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक, अ सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक। बैंक से एक सर्टिफिकेट लगेगा जो क्या बताएगा, क्रेडिट बैलेंस क्या है, देयर इन फेवर ऑफ द प्रपोज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। बैंक सर्टिफिकेट देगा और ये बता के चलेगा कि भाई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या है। स्कीम एक्सप्लेनिंग हाउ द प्रपोज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ बिकमिंग अ वाइबल यूनिट। एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बताई जाएगी जिसमें यह बताया जाएगा कि किस तरह से ये यूनिट वाइबल रहेगी। 4 कॉपी ऑफ द बायलॉज इन ओरिजिनल। बायलॉज का मीनिंग होता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट की 4 कॉपी। proposed area of operation for the registration shall initially be permit for 2 contiguous state only। ये कहना चाह रहा है कि भाई कहाँ पर स्टार्टिंग में काम करेगी एक सोसाइटी। दो, मतलब स्टार्टिंग में क्या है, 2 कंटीजियस स्टेट्स मेंशन करने पड़ेंगे। लिस्ट ऑफ 50 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट। द लिस्ट हैज टू बी सबमिट इन द फॉर्मेट अटैच विद द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 along with
द कॉपी ऑफ ID प्रूफ ऑफ द मेंबर ड्यूली अटेस्टेड बाय द चीफ प्रमोटर। भाई जो 50 मेंबर्स हैं उनकी क्या बनाई जाएगी कि लिस्ट भी सबमिट की जाएगी एप्लीकेशन के साथ, तो साथ में उनके साथ उनकी एक ID प्रूफ की कॉपी भी दी जाएगी, ID प्रूफ की कॉपी भी उनको साथ में दी जाएगी। पॉइंट नंबर 6, सर्टिफाई कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन पास बाय द प्रपोज सोसाइटी। सोसाइटी जो रजिस्ट्रेशन क्या करेगी, सर्टिफाई कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन पास बाय द प्रपोज सोसाइटी अलोंग विद द सर्टिफाई कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द प्रमोटर वी शैल स्पेसिफाई द नेम एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट to whom the central registrar may address correspondence under the rule before the registration and dispatch or hand over the registration document। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो सोसाइटी है, सोसाइटी की जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन की कॉपी भी देंगे। सर्टिफाई कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन पास बाय द प्रपोज सोसाइटी along with the certified copy of the resolution of the promoter we shall specify the name and address of the person, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट टू होम द सेंट्रल रजिस्ट्रार में एड्रेस कोरस्पोंडेंस की, मतलब उस पर्सन का नाम दिया जाएगा जिसको क्या किया जा सके, आगे रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, जिससे कम्युनिकेशन कर सकता है, कोरस्पोंडेंस कर सकता है, जिसको रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस ऑफ द चीफ प्रमोटर ऑफ द सोसाइटी ऑन द कवर पेज। तो ये कौन होंगे, ये सारे के सारे आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब दूसरा क्या है, सोसाइटी हैविंग ऑब्जेक्ट relating to thrift and credit and for multi-purpose society following additional document are required। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जिन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्ट जो है, ये कहना चाह रहा है कि जिन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट, थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो जिनका क्या है, क्रेडिट वाली जो क्या है, जो क्रेडिट प्रोवाइड करती है मेंबर को, तो उनको अलग से क्या करना पड़ेगा, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ेंगे। पहला, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी where the area of operation of society is proposed to be covered। NOC लेना पड़ेगा। NOC किससे लेना पड़ेगा, NOC फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और दूसरा, सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट credential of the chief promoter have been verified by the registrar of cooperative society of the state where the head office is proposed to be located। और भाई एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि भाई जो क्रेडेंशियल है, जो एक चीफ प्रमोटर के, जो प्रमोटर के क्या है क्रेडेंशियल है, वो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या कर दिया है, प्रॉपरली वेरीफाई कर दिए। और जितने भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे वो साइन होने चाहिए चीफ प्रमोटर के द्वारा हर एक पेज पे। तो ये सारा क्या होता है, ये रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, आप इनको अच्छे से पढ़ना। समझ आ गई। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में अब देखते हैं हमारा ये चैप्टर और कितनी इसमें क्लास हमारी जाएगी।